बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, अब से ठीक 2.5 घंटे बाद 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है 2.5 घंटे बाद 3:30 बजे, जिसमें माना जा रहा है कि 6 से 8 चरणों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जिसमें चुनाव हो रहा है, वहीं पंजाब में 2 से 3 चरणों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और सभी को अब इंतजार रहेगा कि क्या चुनावी रैलियों पर सख्ती दिखाता है चुनाव आयोग, क्या रोड शोज पर सख्ती दिखाता है चुनाव आयोग, क्योंकि रैलियों में आती भीड़ सीधे सीधे सेहत को लेकर एक बड़ा खतरे की घंटी बजा रही थी। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच जब तीसरी लहर सामने है देश के, ऐसे में इन रैलियों को लेकर ये डर और शंका लगातार जताया जा रहा है कि लोग एक्सपोज हो रहे हैं कोविड को। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इसी खबर पर बने हुए हैं, जिनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सत्येंद्र चौहान फिरोजपुर से जुड़े हुए हैं, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार दिल्ली से, हिमांशु मिश्रा भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ लखनऊ से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जल्दी से आपके पास आते हुए अशोक सिंघल शुरुआत करते हुए मैं चाहता हूं छोटा छोटा रिएक्शन आप लोग जल्दी दें ताकि सबसे बातचीत हो सके। अशोक, जो परिस्थितियां हैं, कोविड का खतरा इतना बड़ा है, चुनाव आयोग क्या उस पर बड़ा फैसला लेता है, सबकी नजर रहेगी। संकेत जरूर मिल रहे हैं कि हो सकता है कहा जाए कि आप लोग वर्चुअल रैलीज कीजिए, लेकिन उसका पालन कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि खास तौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, ऐसे तमाम बड़े बड़े राज्य हैं जिनमें इस बार पूरी ताकत ये पार्टियां झोंक रही हैं। कोई भी रिस्क नहीं मोल लेना चाहेगा, इसीलिए अंतिम वक्त तक सब पूरी ताकत झोंकेंगे। अशोक, बिल्कुल अंजना, पूरी सख्ती। पहली बात तो है कि चुनाव आयोग पूरी सख्ती करेगा। कोरोना के हालात जैसे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो दिशा निर्देश सख्ती जारी तो करेगा, लेकिन सख्ती से पालन कराएगा। ये चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगी। वोटों की संख्या बढ़ जाएगी, पोलिंग बूथ पहले कम थे और 5 साल बाद जब चुनाव हो रहे हैं, 5 साल में चीजें बदली है, विभिन्न राज्यों में चुनाव हो रहे हैं अंजना। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले, अगर देखा जाए, 1.5 महीने से काफी ताकत लगाई थी, चाहे वो पंजाब हो, यूपी हो या बाकी गोवा हो, कई बात जहाँ चुनाव हो रहे हैं, तो चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियां पहले ही पूरा जोर लगा चुकी है। लेकिन कोरोना के केसेस जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, वो एक चैलेंज है सबके सामने। हाँ। और उसको देखते हुए चुनाव आयोग तो सख्ती करेगा, मॉनिटर करेगा पूरा, और इस ढंग से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, वो अपने आप में बड़ी बात होगी। क्योंकि वर्चुअल रैली की बात हो रही है, तो पार्टियों ने कहा भी है कि हम अपनी तरफ से रैली प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, क्या रोड शो अनुमति दी जाए, क्योंकि रोड शो में प्रतिबंध लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब रोड शो चल रहा है आप कितने लोगों की अनुमति देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। चुनावी रैलियों में कितने लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी, वो एक अपने में बड़ा सवाल है। तो वर्चुअल रैली एक ऑप्शन है चुनाव आयोग के सामने कि कैसे उनको इम्प्लीमेंट कराएगा, किस ढंग से दिशा निर्देश दिए जाएंगे और पोलिंग बूथ पर किस ढंग से ज्यादा बढ़ाया जाएगा पोलिंग बूथों को। बिल्कुल, और ये सख्ती के संकेत, बिल्कुल मैं लौट रही हूं हिमांशु, सख्ती के संकेत मिले थे जब चुनाव आयोग से बातचीत में बताया जा रहा है कि वहां पर पार्टियां तो तमाम कह रही थी लखनऊ में कि इलेक्शन कराइए, टाइम पर कराइए, लेकिन यहां पर वीके पॉल ने भी शायद अपनी तरफ से जो जानकारी आई थी सूत्रों के हवाले से, ये कहा था कि बड़ी रैलियों पर, रोड शोज पर प्रतिबंध। तो इस तरह के संकेत लगातार मिल रहे हैं कि महामारी के दौर में तीसरी लहर सामने है देश के, ऐसे वक्त पर यह चुनाव हो रहा है और इस तरह से लापरवाही ठीक नहीं होगी। इसीलिए सबको लग रहा है कि आज चुनाव आयोग कुछ इस पर कह सकता है, लेकिन नजर इस बात पर रहेगी कि प्यूनिटिव एक्शन क्या, यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई क्या। तरह तरह के बहाने होंगे, इतने लोग पहुंच गए, यहां से अचानक लोग आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन भी हाथ खड़े कर देगा, तो कितनी जगहों पर क्या करेगा चुनाव आयोग। और हम पिछली बार देखे हो, चाहे वो नफरत भरे बयान हो या फिर इस तरह का हो, सिर्फ एक चालान काट देने से कुछ नहीं होता है। सवाल यह है कि क्या प्यूनिटिव एक्शन होगा अगर पार्टियां रैली पर प्रतिबंध या फिर जो भी नंबर है, इसको लेकर तस्वीर साफ होने का सबको इंतजार रहेगा। हिमांशु, देखिए बिल्कुल अंजना, मैं बिहार चुनाव में भी था 2020 के अंदर, आप भी थे और हम सबने देखा था कि पहली लहर के बाद वो चुनाव हुए थे और वहां पे कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई थी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। आपने भी देखा था, मैंने भी देखा था, बंगाल में भी सेम सिचुएशन हुई थी, दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी थी बंगाल चुनाव में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तब थोड़े थोड़े स्टेप उठाने शुरू किए थे। इस बार इलेक्शन कमीशन के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि तीसरी लहर अभी शुरू हो चुकी है और उसके मध्य के अंदर चुनाव होने हैं और ऐसे में इलेक्शन कमीशन किसी भी
बड़े कदम को उठाने के लिए तैयार रहेगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अगर शिकायत आती है तो उस पर एक्शन जरूर होगा, और इस बार कागजी कार्रवाई नहीं होगी, एक्शन दिखेगा, और एक्शन दिखेगा तो कार्रवाई होती नजर आएगी, जिससे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है एक संदेश जाए कि कोविड के नियमों का पालन आपको करना होगा। और साथ ही साथ रोड शो पे बैन लग सकता है, और बड़ी रैलियां जिसमें 50,000 लाख लोगों की रैलीज होती है उस पर रोक लगे। 5,000 से नीचे के लोगों की रैलीज को हो सकता है इलेक्शन कमीशन जो है परमिशन दे दे, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बार जो है जाएगा अवेयरनेस प्रोग्राम कि देखिए चुनावी रैलियों में अगर लोग जा रहे हैं तो पूरे प्रोटोकॉल का पालन आप कीजिए। पॉलिटिकल पार्टी की एक जिम्मेदारी है, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, और ये बड़ा कैंपेन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जरूर चलाया जाएगा बिल्कुल कि आपको नियमों का पालन करना है, और जब आप पोलिंग बूथ पे जाएं तो डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ समय समय पे वहां पे भी सैनिटाइज करें, और पोलिंग बूथ पर जो है हर तरीके की व्यवस्था की जाएगी जिससे कोविड ज्यादा ना फैले, लोगों के अंदर डिस्टेंस का पालन कराया जाएगा। हम सबने देखा था बिहार के अंदर एकाएक पालन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 2 गज की दूरी हर एक मतदाता के बीच में होनी चाहिए। बिल्कुल हिमांशु, अब तो सबको अनुभव हो चुका है। हम लोगों ने 2 चुनाव देख लिए, इसी कोविड काल में देख लिए, 2 चुनाव देख लिए राज्यों के, और हमने देखा कि हर बार क्या क्या लूपहोल्स थे। अब इसके बाद भी नहीं जागे, इसके बाद भी सख्ती नहीं हुई, तो ये बस दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है। संतोष हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, और संतोष, किसका होगा राज तिलक में सबसे बड़ा रण? उत्तर प्रदेश का। मैं वहां की बात आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं? हमारे सहयोगी समाज श्रीवास्तव से उन्होंने बातचीत की है। ये सवाल पूछे जाने पर कि क्या अगर गाइडलाइंस वर्चुअल रैली के लिए प्रतिबंधित तरीके से आप कैसे अपना कैंपेन चलाएं, चुनावी कैंपेन, पार्टियों पर कोई चुनाव आयोग की तरफ से दिशा निर्देश आता है तो पालन करेंगे? उन्होंने कहा हाँ करेंगे। लेकिन सुन लीजिए और कुछ क्या उन्होंने कहा है ओम प्रकाश राजभर। मौजूद राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आज इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस कर रहा है, कैसे देखें, क्या तैयारियां आप लोग की? देखिए, हम लोग 24 घंटा चुनाव में रहते हैं। चुनाव बीत जाता, उसके बाद हम लोग जनता के बीच में बराबर जाते रहते हैं, और जिस उम्मीद से मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ गया कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ होगा, प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में होगा, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम नहीं किया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर 2 बार लखनऊ में पंचायत हुई, अमित शाह जी आए, योगी जी से हमारी पंचायत हुई, लेकिन ये लोग जुमला बना करके रखे। 2 साल 12 महीना हो गया, मतलब 3 साल हो गया लगभग, और वो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में रखे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, 72,234 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती में जिस तरह का इन्होंने घोटाला किया है पिछड़े दलित वंचित लोगों का, इससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। और तो आप अखिलेश के साथ आ गए हैं, अब तो चीजें ठीक होंगी आपके साथ। बता तो रहा हूं कि अखिलेश यादव जी के साथ हम आए तो इन्हीं मुद्दों पर आए हैं कि जो प्रदेश में अन्ना पशु से पूरा किसान परेशान है, उसे छुटकारा दिलाना है। सड़क पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं अन्ना पशु से, तो उसको भी आम लोगों को निजात दिलाना है। तो आपने देखा तमाम मुद्दों को उठाते हुए ओपी राजभर, क्योंकि पहले वो बीजेपी के साथ थे, अब वो अखिलेश यादव के साथ है, पूरा गठबंधन करके बीजेपी को घेरने की इस बार कोशिश है। हालांकि कांग्रेस अलग, बीएसपी सभी अलग है इस बार जो चुनावी मैदान में है। लेकिन इसी कड़ी में बीएसपी की तरफ से आइए आपको सुनाते हैं सतीश चंद्र मिश्र, जो एक तरह से पूरा चुनावी रणनीति जो है बीएसपी के लिए वो बना रहे हैं, मायावती की पार्टी के लिए। क्या वो कह रहे हैं आज, सुनिए। देखना चाहती कि आपने 5 साल में क्या काम किया। हमारा एक सबसे बड़ा जो नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारी जब सरकार बनेगी तो सबका हित होगा, वो कोई भी हो, किसी जात, किसी धर्म, कोई भी हो, भाईचारा बनेगा, आपस में लोग रहेंगे। और चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़के हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार लोग हों, चाहे नौकरी पेशा लोग हों, और चाहे जो रोजगार करते हैं, जो आज परेशान घूम रहे हैं, उद्योगपति जो परेशान घूम रहे हैं, छोटे वाले, बड़े वालों की बात नहीं कर रहे हैं, जो देश को लूट के चले गए उनको और हम लुटवाने का काम कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो सबको लेकर के हम लोग चलते हैं, और हमारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय
का नारा जो है वो अमली जामा पहनाते हैं। हम लोग, कुछ लोगों ने हमारा नारा चुराने की कोशिश की बाद में कि अब कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो नहीं लगा सकते थे, तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबका साथ विकास की जगह सबका विनाश, सभी का विनाश, एक दो का साथ, जो अपने खास हैं उनका साथ, बाकी सबका विनाश। तो ये देखने को मिला हम लोगों को। तो हम लोग जो हैं, जो कहते हैं, हमारी नेता जो कहती हैं फिर वो करके भी दिखाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर वो पूरे प्रदेश का जो बिगड़ा हुआ है वो जैसे ही वो बैठती हैं कुर्सी में अपने आप ही ठीक हो जाता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने खास तौर से ये कहा कि ये मेरा पहला और प्रमुख अब की बार इस सरकार में होगा कि हम बेरोजगारी इस प्रदेश की दूर करें। जो हमारे प्रवासी मजदूर बाहर गए हुए हैं उनको बाहर ना रहना पड़े, वो प्रदेश में वापस आए, उनको वो मंजर ना देखना पड़े कि वो 300 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं और हमारी सरकार जो है उनके लिए गाड़ी घोड़ा नहीं लगा सकती। आज वोटर को लाने के लिए, पब्लिक मीटिंग में लाने के लिए सैकड़ों बसें लग रही हैं, उस समय उनके लिए एक बस भी नहीं निकल पा रही थी, उनके लिए इलाज के लिए। तो अच्छे खासे आक्रामक मोदी सरकार पर सतीश चंद्र मिश्रा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इस वक्त बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं। जोरदार तालियां महाराज जी के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार महाराज जी। और मैं ये कह सकता हूं कि डीडी न्यूज का ये कॉन्क्लेव जो है, और सिर्फ कॉन्क्लेव नहीं, डीडी न्यूज की भूमिका जो है, महाराज जी ने जब मुख्यमंत्री का पद संभाला था, दायित्व संभाला था, तो डीडी न्यूज ने उनके साथ पहला इंटरव्यू किया था। यानी पहला इंटरव्यू महाराज जी ने डीडी न्यूज को दिया था मुख्यमंत्री बनने के बाद। और आज जबकि चर्चा है, ऐसी संभावना है कि आज शाम तक आचार संहिता लग जाएगी, तो आखिरी इंटरव्यू चुनाव में जाने से पहले भी डीडी न्यूज का होगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार महाराज जी। देखिए, मैं सबसे पहले डीडी न्यूज को और महानिदेशक दूरदर्शन और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी परंपरागत छवि से उभर करके एक इस प्रकार का कॉन्क्लेव भी यहां पर किया है, आयोजित किया है, और वो भी पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया है। तो स्वाभाविक रूप से मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दूरदर्शन परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश में हर एक क्षेत्र में बदलाव आया है, कुछ नया परिवर्तन देखने को मिला है, वह बदलाव और उस परिवर्तन का साक्षी दूरदर्शन और डीडी न्यूज भी बन रहा है। यह हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं एक बार फिर से अपने प्रदेश की राजधानी में दूरदर्शन परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत भी करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। सवालों का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि आज जबकि संभावना है कि देर शाम तक चुनावों का ऐलान हो जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ जी क्या कुछ कहने वाले हैं। महाराज जी, सबसे पहली बात है कि देखते ही देखते 5 साल बीत गए, 5 साल पूरे हो गए। बड़ा सा बड़ा टॉपर भी जो होता है, जो मेधावी छात्र होता है, वो भी जब परीक्षा में जाता है तो दिल उसका दुख दुख करता है, उसको लगता है पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब जबकि चुनाव का ऐलान अगर हो जाता है और आपको जाना ही है चुनाव में, तो क्या आत्मविश्वास से भरे हुए थोड़ी दिल में दुख दुखी होती है, चुनौती है, थोड़ा डर है? देखिए, साल भर में जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करता है, अपनी क्लास को अटेंड नहीं करता है, या जिसकी समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो उसको ज्यादा घबराहट होती है। जिसने रेगुलरली अपनी क्लास अटेंड की हो, जिसने अपना कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया हो और हर एक फील्ड में अच्छा करने का प्रयास किया हो, तो उसके लिए तो अपनी उपलब्धियों को लेकर के जाने की उत्सुकता होगी। और मुझे लगता है कि मैं उन विद्यार्थियों में से हूं जिसने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ पार्टी के विजन को, पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है। ये दुखदुखी विपक्ष के लिए जरूर पैदा करेगा कि अगली बार वे विपक्ष में बैठने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे,
ये उनके लिए जरूर घबराहट पैदा करेगा। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई घबराहट नहीं, बल्कि ये एक उत्सव होगा। इलेक्शन एक उत्सव होगा और इलेक्शन को उसी उत्सव के रूप में हम लोग उसका आनंद भी लेंगे। लेकिन महाराज जी, इलेक्शन जाहिर सी बात है उत्सव होगा, पर बहुत चुनौतियां होंगी। जाहिर सी बात है पॉलिटिकल फ्रंट पर नहीं, लेकिन जिस तरह से कोरोना को लेकर के एक बार फिर से जो है लोगों के मन में आशंका है, देश भर में जो है कोरोना जो पांव पसार रहा है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि लोगों तक पहुंच पाना, अपनी बात कह पाना, या फिर एक बार फिर से जो दूसरी लहर थी कोरोना की वैसी सिचुएशन ना आए? हालांकि मैं आज सुबह ही देखा कि ऑक्सीजन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। तो आपको लगता है ये सब चुनौतियां होंगी कोरोना की? देखिए, कोरोना एक महामारी है। कोरोना की 2 वेव को हम लोगों ने सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। थर्ड वेव सेकेंड वेव की तुलना में अगर हम देखें तो संक्रमण में तीव्रता है, लेकिन उतना वह क्रिटिकल नहीं है और उतना खतरनाक भी नहीं है। हाँ, बीमारी है तो बीमारी में सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को, कमजोर इम्यूनिटी के लोगों को और बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना होगा। ये हर एक की प्राथमिकता होती है और हमारे कार्यक्रम पहले से चल भी रहे हैं। मैं नियमित रूप से आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन 25 मार्च 2020 से अब तक कोविड प्रबंधन की बैठक की समीक्षा स्वयं करता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक होगा। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने 2 लहर का सफलतापूर्वक सामना भी किया और बेहतरीन कोरोना प्रबंधन से देश में भी और दुनिया में भी एक सराहना अर्जित की है। और मुझे लगता है कि थर्ड वेव आ चुकी है। थर्ड वेव में घबराने की आवश्यकता नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी से इसका सामना करने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वे अपना वैक्सीन का डोज जरूर ले लें, क्योंकि यह फ्री है, सबके लिए है। 15 वर्ष से ऊपर का हर एक व्यक्ति कोरोना वैक्सीन का डोज ले सकता है। और जो सतर्कता और सावधानी इसके लिए की गई है, जो गाइडलाइन बनाई गई है, उस गाइडलाइन का पालन करते हैं तो कोरोना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाकी हम लोग हैं ना कोरोना से जूझने के लिए। जाहिर सी बात है लोग सरकार पर बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं टकटकी लगा। लेकिन मैं ये महाराज जी जानना चाहूंगा कि भाई कोरोना की जो सेकंड वेव थी उसमें काफी नुकसान हुआ, पूरे देश भर में हुआ। ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से लगातार काम किया, अंतर्राष्ट्रीय अगर मैं पत्रिकाओं की, मैगजीन्स की बात करूं, कई ने बहुत तारीफ की, बड़े बड़े राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है भाई कोरोना में जो है उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार जो उस तरह के नतीजे नहीं दे पाई। क्या कहेंगे आप, जवाब कैसे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। विपक्ष का एक भी नेता, मुझे लगता है उन पार्टियों का नाम लेने से हमारी जवानी खराब होगी, चाहे वह भाई बहन की पार्टी हो, चाहे वह चाचा भतीजे की पार्टी हो, चाहे वह बुआ की पार्टी हो। मुझे लगता है कि इनका कोरोना में किसी का अता पता था? कोई भी था? देखिए, कोरोना कालखंड में तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन पूरे देश को मिल रहा था, या प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाकर के वैक्सीन निर्माता कंपनियों का विजिट कर रहे थे, वैज्ञानिकों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे थे, पूरे देश के अंदर संवाद बना रहे थे, समाज के अलग अलग तबकों का प्रोत्साहित कर रहे थे, या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकारें काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं देखूं, या तो भारत सरकार का या राज्य सरकार, ये दोनों सरकारें ही काम कर रही थी। अगर राजनीतिक दलों में हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल था जिसने उस दौरान एक नारा दिया था कि सेवा ही संगठन, यानी सेवा। हम इस समय कोई संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं करेंगे, संगठन का हर कार्यकर्ता सेवा के संकल्प के साथ जमीन पर उतरेगा और मानवता की सेवा में अपना योगदान देगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संकल्प है कि संकल्प के साथ जमीन पर उतरा था, एक एक व्यक्ति की सेवा कर रहा था।
तो स्वाभाविक रूप से कोरोना कालखंड में संकट का साथी बीजेपी है, संकट का साथी केंद्र और प्रदेश सरकार है। तो मुझे लगता है कि चुनाव में भी जनता इस बात को जरूर ध्यान देगी। एक दूसरा जो अन्य बातें हैं, जीवन भी और जीविकाओं को बचाने का कार्य भी, ये उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री जी के इस विजन को भी प्रदेश के अंदर लागू किया। बहुत अच्छे ढंग से एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाना और बेहतरीन परिणाम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है। 25 करोड़ में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मौतें, यानी मैं पहली मार्च 2020 से लेकर के आज तक की बात करूं तो 22,900 मौतें यूपी के अंदर कोविड से हुई हैं। ये में विवाद का कारण यही था, भाई बहन में विवाद का कारण ही यही है। अभी सत्ता से कोसों दूर है, लेकिन अभी से उनके यहां बोली लगनी प्रारंभ हो गई होगी, क्योंकि ये बेईमानी और भ्रष्टाचार उनके जीन्स का हिस्सा है। उन लोगों ने कभी अच्छा सोचा ही नहीं, अच्छा किया ही नहीं, तो ये अच्छा बोल भी कहां से सकते हैं। तो वह तो जो पुरानी आदत है वही बोलेंगे। प्रदेश के बारे में, देश के बारे में कभी अच्छा बोला नहीं, अच्छा सोचा नहीं, तो अच्छा सोच बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमने जो कहा है वह करके दिखाया है। और राज्य में मिले हुए राज्य में जिन नौजवानों को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है, स्वतः रोजगार के साथ जो लोग जुड़े हैं, वे पूरे प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक गांव, किसी एक जनपद में, पूरे प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। हर एक तबके को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और उसका लाभ हमें चुनाव में प्राप्त होगा। तो फर्क दिखता है क्या? क्योंकि बड़ा एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी का चल रहा है, फर्क दिखता है। और मैं देख रहा हूं कि विपक्ष भी अब तो फर्क दिखने की बात करने लगा है। हाँ, अच्छा, फर्क क्यों नहीं दिखेगा? 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे, पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सरकार और पुलिस उनके सामने गिड़गिड़ाती थी दंगाइयों के सामने। 2017 के बाद भी परिवर्तन आया है। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर खोल करके, सिर उठा करके, दंगा करके चलने का तो साहस नहीं कर सकता है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर आतंकवादी जहां मर्जी वहां विस्फोट कर लेते थे। 2017 के बाद एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये फर्क साफ है। 2017 के पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थी, वे स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो अपनी बेटियों को उत्तर प्रदेश में एडमिशन स्कूल और कॉलेजेस में करवाने के बजाय उत्तर प्रदेश के बाहर करवाती थी, अपने दूर के रिश्तेदार के यहां भेजती थी। 2017 के बाद यह परिवर्तन साफ आया है कि उत्तर प्रदेश की बेटी उत्तर प्रदेश के अंदर है। मिशन शक्ति के फेज थर्ड का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इसमें न केवल सुरक्षा को बल्कि महिला और बेटियों के सम्मान को और उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके जो बृहद अभियान चल रहा है, बड़े पैमाने पर कोई मानता है। आज उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस की बात करूं मैं, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जितनी महिला आरक्षी और महिला पुलिस अधिकारी थी, 2017 में, अब जब 2022 में हम आए हैं तो इनकी संख्या 2017 से बढ़कर के 3 गुना अधिक हो गई है। यानी अतिरिक्त महिलाओं की भर्ती और उन्हें प्रोत्साहन करके पुलिस सेवा में लाया गया। ऐसे ही शिक्षकों की भर्ती में, ऐसे जीवन के क्षेत्र में। दूसरा, रोजगार का सृजन और कैसे स्वावलंबन का कार्यक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग का सारा कार्य। अब वे बेटियां गांव के अंदर किसी बुजुर्ग को, किसी व्यक्ति को अपना पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी इस कार्य को संपन्न करेंगे। हर गांव में हम लोगों ने एक ग्राम सचिवालय का निर्माण कर दिया। यानी आश्चर्य होता था, हम राज्य स्तर पर सचिवालय बनाते थे, जनपद स्तर पर विकास भवन बनाते थे, लेकिन इस विकास के कार्य को जहां इंप्लीमेंट होना है
वहां पर उसके लिए कोई भवन नहीं था। उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय का निर्माण हुआ है। ग्राम सचिवालय के साथ एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी जुड़ी है। ग्राम सचिवालय के साथ एक ग्राम सहायक जुड़ा हुआ है, जो गांव की योजना को बनाने में गांव के ग्राम प्रधान का सहयोग कर रहा है। वह कंप्यूटर के हर एक ग्राम पंचायत में, ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर लग चुके हैं। हमने ज्यादातर ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ करके तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किया है। गांव के हर व्यक्ति को गांव के अंदर ही सुविधा प्राप्त हो, उसको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लेना हो। गांव के ग्राम प्रधान को कोई विकास कार्य कराना है, एमबी के लिए उसको किसी एक एजेंसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सरकार ने इम्पैनल्ड कर रखा है। सरकारी संस्थाओं के साथ साथ सरकारी नहीं है, निजी क्षेत्र के भी कुछ आर्किटेक्ट और कुछ सिविल इंजीनियर ऐसे होंगे जो आपको ये सेवाएं प्रदान करेंगे। आप उससे इसके एमबी कराइए, हम थर्ड पार्टी से उसकी जांच करवाते हैं और एक समय सीमा के अंदर सारी योजना वहां पे इंप्लीमेंट हो जाती है। ये एक सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है और उसका लाभ हर एक व्यक्ति को प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। योगी जी, जाहिर सी बात है कि फर्क दिखता है, बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेन है और अभी आपने दंगों की बात की तो हमें याद है कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिखाते हैं 500 दंगे उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में हुए पिछली 12 से 17 के बीच में इतने दंगे हुए थे और 17 से अब तक आप देखेंगे जीरो दंगे हुए। ठीक है, ये फर्क साफ है। बिल्कुल, ये भी फर्क साफ है कि इसमें भी कोई दो राय नहीं। जो आपने कहा, हमें ये भी याद है कि आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए जो है अखिलेश सरकार ने जो है बाकायदा पिटीशन डाल दी थी, लेकिन देखिए उन्होंने पिटीशन डाली नहीं थी। हाँ, उन्होंने मुकदमे वापस लेने के लिए आदेश जारी कर दिया था। हाँ, हाई कोर्ट में एक सज्जन ने अपनी वहां पे PIL डाली और उसके माध्यम से कोर्ट से गुहार की कि आतंकवादी छूटेंगे तो कहीं कोई फूल तोड़े, पुष्प वर्षा नहीं करने वाले हैं, ये सब फिर बम विस्फोट करेंगे। क्योंकि इसमें 3 जगह तो ये थे, यानी लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या, 3 जनपदों में तो कचहरियों पर भी हमले हुए थे। 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पहले हमला होता है। 2007 में काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला होता है। रामपुर में CRPF कैंप पर हमला होता है। अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर भी हमला होता है। आस्था के साथ साथ सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर और न्यायपालिका पर भी हमला हुआ था। उन आतंकवादियों के मुकदमों को अखिलेश सरकार वापस लेने की शरारत कर रही थी, जो तत्कालीन न्यायपालिका ने तत्कालीन समय में उस पर रोक लगाई थी। अन्यथा भी सभी आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो गए होते, क्या स्थिति होती। गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार जो आतंकी थे, उनके भी मुकदमों को सरकार वापस ले रही थी। और मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के हाईकोर्ट को, जिन्होंने उस समय इन मुकदमों को वापस नहीं होने दिया था। अन्यथा क्या नजारा होता। तो पिछली सरकार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी। हमारी सरकार आतंकवादियों से निपटने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सेंटर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर स्थापित करती है। हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अपराधी और किसी भी प्रकार की एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हमारी सरकार निपटती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। पिछली सरकार की संवेदना गांव के विकास के लिए नहीं थी, गरीब के उत्थान के लिए नहीं थी, महिलाओं के कल्याण के लिए नहीं थी, युवाओं के रोजगार के लिए नहीं थी और किसानों की खुशहाली के लिए भी नहीं थी। उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी, अब पेशेवर अपराधियों के प्रति थी। और मुझे लगता है इसीलिए जनता ने उसको 2017 में सबक सिखाया। भारतीय जनता पार्टी यहां पे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी अपने इस रिकॉर्ड की पुनरावृत्ति 2022 में फिर करने जा रही है। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा, रिकॉर्ड की पुनरावृत्ति कैसी होगी। लेकिन कानून, ये दोनों संकल्प के बाद समाजवादी पार्टी एक और संकल्प लेती है कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले की तरह दुनिया के सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांटने का काम किया था, फिर एक बार समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों को, छात्रों को
जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे उनके लिए फिर सरकार से लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। पहले लाखों दिए थे लैपटॉप और उसका परिणाम यह हुआ कि लाखों लाख नौजवानों ने अपने आप रोजगार और नौकरी का इंतजाम कर लिया। उसमें कई उदाहरण हैं, कई ऐसे छात्र नौजवान हैं जिन्होंने लैपटॉप समाजवादी सरकार में पाया और अपने आप रोजगार और काम धंधा शुरू कर दिया। मुझे जब बांदा में जाने का मौका मिला था तो बांदा में एक नौजवान अपने आप उसी समाजवादी लैपटॉप से काम कर रहा था और रोजगार और अपने परिवार को चला रहा था। मुझे वो भी समय याद है जिस समय समाजवादी सरकार थी तो एक बेटी से लैपटॉप छीन लिया गया था और अखबारों में छपा था कि जब लैपटॉप छीन गया उससे तो पूरे घर ने खाना नहीं खाया उसने। उसके बाद जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने अलग से उसको लैपटॉप भिजवाने का काम किया था। अभी जब मैं मिर्जापुर गया था तो उस बेटी और परिवार से मैं मिला था। समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं, आज भी नौजवानों की मदद और नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसलिए दूसरा संकल्प समाजवादी पार्टी लेती है, आने वाले समय में सरकार बनने पर लैपटॉप छात्र नौजवानों को बांटने का काम सरकार करेगी और एक लोगों पे एफआईआर दर्ज कराएंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी की लीगल विंग, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल चलाने वाले जो दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली से बैठ करके पूरे उत्तर प्रदेश का खराब कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की टीम लगातार लगी हुई है कि कैसे झूठा प्रचार हो। उन्होंने मेरी एक तस्वीर फ्रांस की लगाई है जिसमें ये कहा है कि जो इत्र व्यापारी कानून पकड़ा गया था वो भी साथ खड़ा है। उस व्यक्ति पे एफआईआर जरूर समाजवादी पार्टी कराएगी और मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाई जाए, अगर स्क्रीन पे ला सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से झूठा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं, झूठ बांटने वाला कोई नहीं और उन्हीं के लोग उस झूठ पे भरोसा नहीं करते हैं। अखिलेश जी, एफआईआर अभी होगी या सरकार बनने के बाद? एफआईआर तो अभी दी जाएगी, तहरीर अभी दी जाएगी, कार्रवाई सरकार के बाद होगी। अपराधियों और एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट के प्रति सरकार उतनी सख्त भी है। ये दोनों जब एक साथ चलेंगे, शास्त्र और शस्त्र दोनों में जब समन्वय होगा तो राज्य की व्यवस्था चलती है। जब दोनों में विसंगति होगी तो असंतुलन कहीं का नहीं छोड़ती किसी को। इसलिए असंतुलन राज्य की व्यवस्था में ना आए, इसके लिए हम लोगों ने एक इस प्रकार की कार्रवाई यानी उत्तर प्रदेश में ये भी है कि सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो योगी जी कब किसके कहां पोस्टर चिपका देंगे और उसको पूरे देश में ख्याति मिल जाएगी। ख्याति तो नहीं कहते उसको, कुख्याति हर एक कहते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं। सामान्य व्यक्ति के साथ तो सरकार खड़ी है जी। हाँ, जो अपनी नकारात्मक मानसिकता के साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो मान के चलेंगे, उनके पोस्टर भी चस्पा होंगे और उनसे वसूली भी होगी। जो लोग, जिन लोगों ने गरीबों का, व्यापारियों का या फिर किसी सम्मानित व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके जबरन अपनी हवेली खड़ी की है, तो या तो वह हवेली वो वापस उनको करें, नहीं होती है तो इस सरकार की कार्रवाई तो आगे बढ़ेगी। जो अवैध है वो अवैध ही रहेगा। तो एक सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी और वो बहुत पॉपुलर भी हुई कि यूपी प्लस योगी यानी उपयोगी। तो ये यूपी प्लस योगी उपयोगी, ये योगी जी किसके लिए उपयोगी हैं? ये बात थोड़ा सा, क्योंकि गरीबों के लिए उपयोगी हैं, उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप कुछ लोगों का ख्याल रखते हैं, कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, कुछ लोग आपके निशाने पर होते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो उस समय एक स्लोगन दिया उत्तर प्रदेश के नागरिकों को, उन्होंने ये कहा कि यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी है। प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा होगा। 2017 के पहले
प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 18,000 आवास सैंक्शन हुए थे, वह आवंटित भी नहीं हुए थे। 2017 के बाद अब तक 43 लाख गरीबों को एक एक आवास प्रदेश के अंदर मिला है। तो क्या उन 43 लाख परिवारों के लिए यह राज्य सरकार उपयोगी नहीं है क्या? 2017 के पहले कुछ लोगों को स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बामुश्किल मिल पाए थे, उसके लिए भी सिफारिश करनी पड़ती थी। हमारी सरकार आई, 2,61,00,000 परिवारों के लिए एक एक शौचालय बना दिए गए। उन 2,61,00,000 परिवारों के लिए हम लोग उपयोगी ही होंगे। 2017 के पहले प्रदेश में भूख से मौतें होती थीं। 2017 के बाद 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा और हर जरूरतमंदों को राशन की सुविधा प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रही है। तो उन गरीबों के लिए जिनको आपदा के समय सरकार फ्री में राशन दे रही है, उनके लिए सरकार उपयोगी ही होगी। लगभग 1 घंटा 42 मिनट बचा है। आज 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन चुनावी तारीखों का ऐलान करेगा। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और योगी को जोड़कर कहा था यूपी के लिए उपयोगी है योगी, उसी की व्याख्या वो कर रहे थे। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला गर्मा गया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले ही सियासी गलियारे में बीजेपी और कांग्रेस में जमकर तू में जारी है। चन्नी सरकार की तरफ से कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, तो केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्रियों ने हल्ला बोल दिया है। बठिंडे एयरपोर्ट पर साडे वित्त मंत्री नूं कहंदे चन्नी जी को बोल देना कि मैं जान बचाकर आ गया। ओ यार, कोई खतरा तैनू होया नहीं, तुसी इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो, थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बज्जिया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी? मैं इस गल ते हैरान है। सारे हिंदुस्तान दे विच बीजेपी वाले ने एक गल बनाती कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया। कोई खतरा नहीं सी, किसी तरह की कोई गल यह जी नहीं हुई। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेंध लगी, पीएम खतरे में घिरे, ये गंभीर चूक थी, इसकी जांच हो रही है, सच सामने लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब तक वहां की जो भी तस्वीरें सामने आई, उससे पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी, उसके इरादे पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बीच सड़क पर पीएम का काफिला, हंगामा बरपाते प्रदर्शनकारी और हाथ पर हाथ धरे मुंह ताकते पंजाब पुलिस के जवान। ये पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक से जुड़ा सबसे ताजा वीडियो है। बल्कि हमारे पास 3 नए वीडियो हैं, जिनके जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे कि 5 जनवरी को फिरोजपुर में क्या हालात बन गए थे। वीडियो नंबर 1। पीएम अपनी कार में मास्क लगाए हुए बैठे हैं। उन्हें बाहर न आने की हिदायत दी गई है, क्योंकि ये एक असुरक्षित जगह है। एसपीजी के 5 जवान कार के बाहर चारों तरफ नजर बनाए हुए हैं। बंदूकों से लैस इन जवानों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। वीडियो नंबर 2। ये एक और नया वीडियो है। पीएम की कार से कुछ दूरी पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी हैं। इनमें एक एसपीजी जवान भी नजर आता है, जो हालात का जायजा लेने यहाँ आया। इस वीडियो में साफ नजर आता है कि पंजाब पुलिस के जवानों की संख्या प्रदर्शनकारियों से बहुत कम है। वीडियो नंबर 3। एक तीसरी वीडियो भी है, जिसमें पंजाब पुलिस की बेबसी नजर आती है। देख सकते हैं कि कैसे इस रास्ते को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया था। यहाँ पर कई बसें भी नजर आई, जो उनकी वजह से फंसी हुई थी। इससे पता चलता है कि प्रदर्शन काफी समय पहले से जारी था। ये एक डेमोक्रेटिक वे से लोगों ने रास्ता रोकने की कोशिश की। आपको 1 किलोमीटर पहले बता दिया गया, वहां तक कोई पहुंचा नहीं। किसी ने कंकर नहीं फेंका, किसी ने कोई थ्रेट नहीं दी, किसी ने गोली नहीं चलाई, किसी ने आपकी तरफ देखा नहीं। वीडियो नंबर 4। इस चौथे वीडियो में इस सड़क पर चल रहा हालात ये है कि प्रदर्शनकारी आगे आगे और पुलिस उनके पीछे पीछे, लेकिन सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। वीडियो नंबर 5।
ये एक और वीडियो है जिसमें प्रदर्शनकारी फुल प्लानिंग के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पहुंचते हैं ताकि पीएम का काफिला किसी हालात में अपनी मंजिल पर ना पहुंचे। इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में लाठी डंडे थे। यहाँ भी पुलिस बेबस है। वीडियो नंबर 6। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि बसों को प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही रोक दिया है। दरअसल ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की बसें हैं। प्रदर्शनकारी इन बीजेपी कार्यकर्ताओं की बसों को रैली में नहीं पहुंचने देना चाहते। वीडियो नंबर 7। ये घटना का 7वां वीडियो है। इसमें बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस के जवान मौजूद हैं, लेकिन कोई भी एक्शन में नजर नहीं आ रहा। वीडियो नंबर 8। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी उग्र भी हो रहे थे। ये बात नजर आती है। वीडियो में एक शख्स के सिर पर चोट लगी है। ये हंगामा पुलिस की मौजूदगी में ही चल रहा है। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक से जुड़े 8 वीडियो हमने आपको दिखाए हैं। इन 8 वीडियोस को देखकर आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े स्तर पर आई भीड़ और ऐसा प्रदर्शन कोई अचानक हुई घटना नहीं है। दिल्ली से पामोली साहा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।